हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शर्मा खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी एसएससी ने अपने नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है, अर्थात जो वो पहले कॉन्सेप्ट यूज करते थे उसको उन्हें छोड़ दिया और नए कॉन्सेप्ट का वो आगे आने वाली परीक्षाओं में प्रयोग करेंगे। तो जो ये नया कॉन्सेप्ट है ये किस थीम पर बेस्ड है, अर्थात इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो किस किस तरीके से काम करेगा, उसमें कौन कौन से रिजल्ट इंप्लीमेंट होने वाले हैं, उनमें किन किन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा, किन किन बिंदुओं पर काम किया जाएगा, उन सबको मैं आपसे वाकिफ कराऊंगा और एंड टू एंड आपको उसकी नॉलेज दूंगा। कोशिश करूंगा कि ये प्रोसेस आपको एंड टू एंड स्मूथली समझ में आ जाए। तो इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में हम डिटेल में स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है बेटा ये आपके सामने है। इस पीडीएफ में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इस पीडीएफ में कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉर एसएससी एग्जाम फॉर जून 2025, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग रॉ स्कोर्स इनटू नॉर्मलाइज्ड स्कोर। मतलब जो आपके रॉ मार्क्स होंगे उन्हें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा उसके स्टेप्स आपको बताए गए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसके बाद हम एग्जांपल ले लेके समझेंगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या कह रहा है, ये इंटरमीडिएट है। कन्वर्ट रॉ स्कोर इनटू परसेंटाइल स्कोर। द परसेंटाइल आर कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच शिफ्ट। मतलब सबसे पहले जो आपका रॉ स्कोर होगा उस रॉ स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा और ये जो परसेंटाइल होगा ये शिफ्ट वाइज होगा। किसके वाइज होगा बेटा? शिफ्ट वाइज होगा। ठीक है, शिफ्ट वाइज का मतलब है कि अलग अलग शिफ्ट के लिए परसेंटाइल अलग अलग कैलकुलेट की जाएंगी। फिर क्या कह रहा है, पुल बैक द परसेंटाइल टू मार्क्स स्केल। दिस इज डन बाय फर्स्ट collating the data across all sessions into one table। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी परसेंटाइल हैं अलग अलग शिफ्ट के उन्हें एक टेबल में फैच किया जाएगा। देन शॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटाइल। तो उन्हें परसेंटाइल के बेसिस पर उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें शॉर्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली फिलिंग इन द गैप्स इन द रॉ स्कोर टेबल बाय इंटरपोलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में गैप रहेंगे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, इस तरीके से उन गैप को एक प्रोसेस के थ्रू उन्हें फिल किया जाएगा। वो प्रोसेस क्या रहेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस स्टेप, इस स्टेप के लास्ट में ईच परसेंटाइल वैल्यू विल हैव ए करस्पॉन्डिंग रॉ स्कोर वैल्यू फॉर ईच सेशन। इसका मतलब हर जो परसेंटाइल वैल्यू होगी शिफ्ट की, उस शिफ्ट के जिस शिफ्ट में वो पेपर हुआ उसके अलावा भी उसके रॉ स्कोर्स अलग अलग शिफ्टों में कैलकुलेट किए जाएंगे रिजल्ट के थ्रू। उसके बाद उन्हें सम अप करके और एक फाइनल उसका स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये वो किस तरीके से चलेगा इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम यहां पर देखते हैं बेटा तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 को समझना है बेटा। अब स्टेप 1 को आपको समझना है। स्टेप 1 में क्या है, क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर। दिस फर्स्ट स्टेप इज टू बी कंप्लीटेड सेपरेटली फॉर ईच शिफ्ट। इसका मतलब जो परसेंटाइल निकलेगी वो हर शिफ्ट के लिए अलग अलग निकलेगी। ठीक है भाई, आप किसी एक ही शिफ्ट में बैठे होंगे तो आपकी परसेंटाइल उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। अब परसेंटाइल के लिए ये इन्होंने पूरा प्रोसेस दिया है, मैं इसे पढ़ देता हूं, लेकिन मैं इसे फिर आपको बिल्कुल नॉर्मल वाली सामान्य भाषा में से समझा दूंगा। ये क्या कह रहे हैं पहले इनकी बात सुन लेते हैं। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव एक्चुअली अपीयर्ड इन द शिफ्ट, डिनोट दिस नंबर बाय एन। सपोज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कैपिटल एन है। शॉर्ट ऑर्ड ला कैंडिडेट्स इन वन शिफ्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स। तो अब इसके बाद में क्या है, जो कैंडिडेट हैं उन्हें उनके मार्क्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, सेट करेंगे। इसका मतलब जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो यहां रहेगा, फिर आगे घटते हुए क्रम में उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया जाएगा। नोट द रॉ मार्क्स फॉर ईच कैंडिडेट। जो कैंडिडेट का जो रॉ मार्क्स हैं उन्हें देखा जाएगा। उसके बिहाफ पे फिर हमने मान लिया कि उसके जो रॉ मार्क्स है वो टी है। काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट हुज रॉ स्कोर आर लेस देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ऐसे कैंडिडेट्स का नंबर हम निकालेंगे जिनके मार्क्स हमारे मार्क्स से, जिसमें हमारे जो रॉ मार्क्स हैं उनके या तो बराबर है या उनसे कम है, उनको हम निकालेंगे। मान लिया ऐसे कैंडिडेट क्या है, एम, और उसके बाद परसेंटाइल निकाली जाएगी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट है, हमें तो दिक्कत हो रही है इसे समझने में। बिल्कुल नहीं घबराना है, इसका प्रोसेस मैं बता देता हूं। इसका प्रोसेस ये बेटा, मान के चलिए कि एक पेपर में 1000 स्टूडेंट किसी शिफ्ट में पेपर देते हैं। इस 1000 स्टूडेंट्स में से आपकी रैंक आती है 51। कितनी रैंक आती है बेटा? 51 रैंक पे मैं बता रहा हूं इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। सो व्हाट इट मींस, ये एन की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये जो है बेटा ये आपकी रैंक है। अब ये बताइए, यदि आपकी रैंक है, वो कह रहा है कि
m एक ऐसी वैल्यू है m जो ये बताएगी कि आपके बराबर या आपसे पीछे कितने स्टूडेंट हैं। तो ये बताओ आपसे आगे कितने हैं, आपसे आगे कितने, केवल 50 स्टूडेंट आगे। तो ये बताओ आपके बराबरी पे या पीछे जो स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे, 950। तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल m। इसका मतलब आपके बराबर या आपके पीछे वाले जो स्टूडेंट होंगे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल m। फिर वो कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंटाइल। फिर हम यहां परसेंटाइल p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, p इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन n। इसका ये मतलब हुआ स्मॉल m की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा, स्मॉल m क्या है, 950। मान के चलिए आपकी बराबरी पे या आपसे पीछे जितने स्टूडेंट थे उनकी संख्या 950 है। टोटल कितने विद्यार्थी पेपर दे रहे थे उस शिफ्ट में, 1000। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 0.95। ये आ गई हमारी p की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, p की वैल्यू, यानी परसेंटाइल की वैल्यू 0.95 आ गई। ठीक है, अब जब ये 95 आ जाएगी बेटा तो इससे आगे हम किस तरीके से चलेंगे। अब इससे आगे चलने के लिए अब यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा, परसेंटाइल की वैल्यू निकाल ली। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि नोट दैट द परसेंटाइल कैलकुलेटेड विल सेटिस्फाई 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी और 1 से। देखो यानी जो परसेंटाइल का मान होगा वो 0 के बराबर या इससे बड़ा, यानी जो लास्ट वाला स्टूडेंट होगा उसकी परसेंटाइल क्या हो जाएगी, 0। इससे या तो बराबर होगा या सारे स्टूडेंट इससे ऊपर होंगे। ठीक है, और 1 से छोटा होगा या इसके बराबर होगा। इसका मतलब जो टॉपर रहा होगा उसकी परसेंटाइल कितनी पहुंचेगी, यहां पे 1 के थ्रू। ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंटाइल फिर वैसे आ जाती है, परसेंटेज में कन्वर्ट होकर 95, 97, 99 पॉइंट समथिंग इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे कि जो परसेंटाइल की वैल्यू है वो कितने प्लेस तक निकाली जाएगी, 8th प्लेस तक, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमने 1000 लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बहुत रहे होंगे। यहां से पी की वैल्यू निकली है, केवल अभी पी की वैल्यू निकली है बेटा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है वो इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मान के चलते हैं, मैं अब आपको इसे बिल्कुल सेग्रीगेट कर देता हूं सिंपल भाषा में। मान के चलते हैं कि कुल मिलाकर के 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, ए बी सी डी ई और एफ। इन विद्यार्थियों ने इस तरीके से परीक्षा दी कि ए बी और सी जो ये 3 विद्यार्थी हैं, ये 3 विद्यार्थी शिफ्ट 1 में गए और जो रिमेनिंग है कौन, डी ई एफ, वो शिफ्ट 2 में चले गए। ठीक है, 6 विद्यार्थी थे, हमने 2 शिफ्ट बना ली पेपर की। पेपर शिफ्ट 1 जो है उसमें ए बी और सी ये 3 विद्यार्थी गए और शिफ्ट 2 में बाकी डी ई एफ ये 3 विद्यार्थी चले गए। ठीक है, लेट द रॉ मार्क्स ऑफ द 6 कैंडिडेट बी एक्स ए एक्स बी एक्स सी। ये शिफ्ट 1 में जो गए थे उनके मार्क्स, जो रॉ मार्क्स, वो जो उन्होंने पेपर में किए हैं, जो मार्क्स आए हैं रॉ, वो क्या है, शिफ्ट 1 वाले ए के मार्क्स एक्स ए, बी के मार्क्स एक्स बी, सी के मार्क्स एक्स सी, ये मार्क्स उनके आए हैं। ऐसे ही जो शिफ्ट 2 वाले हैं उनके मार्क्स जो आए वो है वाई डी, वाई ई, वाई एफ। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है, फॉर कैंडिडेट ए बी सी द परसेंटाइल आर कैलकुलेटेड यूजिंग द टोटलिटी ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द शिफ्ट S1। जो कैंडिडेट होंगे ए बी और सी उनकी जो परसेंटाइल कैलकुलेट की जाएगी उनके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उस पेपर में बैठे हैं शिफ्ट में उनके बेसिस पे की जाएगी। तो कैलकुलेट तो कर लोगे परसेंटाइल, कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितने स्टूडेंट उसके बराबर या उससे पीछे हैं और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वहां से परसेंटाइल आ जाएगी। तो वो परसेंटाइल आप किसके लिए कैलकुलेट करोगे, ए बी और सी के लिए। ऐसे ही वो परसेंटाइल जो है डीई और एफ के लिए कैलकुलेट होगी, डीई और एफ के लिए। माना कि जब आपने परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाया ए बी और सी के रॉ मार्क्स पर और डीई एफ के रॉ मार्क्स पर, तो इनकी परसेंटाइल आ गई पी ए परसेंटाइल ऑफ ए, पी बी, पी सी, पी डी, पीई और पी एफ, ये इनकी अलग अलग परसेंटाइल आ गई, ए बी सी डी ई और एफ की ये परसेंटाइल आ गई बेटा, 6 के 6 की परसेंटाइल आ गई। ठीक है, वी वुड हैव अ टेबल व्हिच वुड लुक लाइक द फॉलोइंग। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारी टेबल बनेगी अब परसेंटाइल निकालने के बाद हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स का नाम है, जी है, स्टूडेंट ने जो जो मार्क्स ऑब्टेन किए रॉ मार्क्स वो उनकी शिफ्ट में है हमारे पास, जी हैं। इनके अलावा हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास परसेंटाइल है, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, पीई और पी एफ। ये हमने एग्जांपल लिया था। अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे बेटा तो वो कह रहा है कुछ कुछ इस तरीके की आपको वो टेबल दिखाई देगी, इस तरीके की, जैसे कैंडिडेट ए है, बी है और सी, इनके रॉ मार्क्स एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी है, इसकी परसेंटाइल पी ए, पी बी और पी सी है। ये शिफ्ट 1 में थे। शिफ्ट 2 वाले जो कैंडिडेट है वो कौन कौन है, डी ई और एफ है, इनका रॉ स्कोर वाई डी, वाई ई, वाई एफ है और परसेंटाइल पी डी, पीई और पीएफ है। ये हमारी परसेंटाइल तक की कैलकुलेशन हो गई है बेटा। अब क्या है परसेंटाइल के बाद में शॉर्टिंग द कैंडिडेट्स यूजिंग देयर परसेंटाइल आफ्टर कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम ऑल सेक्शन। अब शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 जितनी भी शिफ्ट है उन्हें कॉन्कैटिनेट करेंगे, मतलब एक साथ लाएंगे और एक साथ लेके एक सिंगल टेबल बना देंगे। ठीक है, और वो सिंगल टेबल किस तरीके से बनेगी देखते हैं। देखो इस तरीके की एक सिंगल टेबल बनेगी हमारी। अब
किस तरीके की बनेगी, इस तरीके की। ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, हमने परसेंटाइल देख ली, अब परसेंटाइल को डिक्रीजिंग वे में लिखेंगे, डिक्रीजिंग वे में। इसका मतलब जिसकी परसेंटाइल सबसे ज्यादा है वो सबसे आगे, फिर कम वाला, फिर कम वाला, फिर बराबर है तो बराबर वाले भी लिखोगे, फिर जो कम वाला लास्ट में सबसे कम वाला। यानी कि जो परसेंटाइल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो आप यहां पर लिखने वाले हैं बेटा। क्या करेंगे, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हमने जैसे ही कैंडिडेट को परसेंटाइल के बेसिस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, तो जिसकी सबसे ज्यादा हमने परसेंटाइल ई वाले की मानी, पीई, तो इसकी परसेंटाइल सबसे ज्यादा है। देखो ये सबसे ज्यादा है तो इसका नाम ऊपर आ गया। ये किस शिफ्ट में था, शिफ्ट 2 में था ये ई वाला, तो इसके मार्क्स क्या आते हैं शिफ्ट में वाई ई। अब ये शिफ्ट 1 वाला स्कोर तो खाली रह गया इसका, क्योंकि ये वाले इस वाली शिफ्ट में था ही नहीं ये वाला बच्चा। ऐसे ही ए वाला जो है उसकी जो परसेंटाइल है वो सेकंड नंबर पे, इसकी परसेंटाइल पी ए है। ये किस शिफ्ट में था, S1 में। इसके मार्क्स क्या थे, रॉ मार्क्स, वो एक्स है। अब इसका ये वाला ब्लैंक खाली रह गया। ऐसे ही सी और एफ, इनकी परसेंटाइल इत्तेफाक से बराबर आ गई। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी परसेंटाइल बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख रहे हो इनकी परसेंटाइल बराबर आ गई, ये यहां पे एक्स ही है इसका रॉ स्कोर, इसका एक्स वाई एफ है, ठीक है। ऐसे जिन जिन के आपने परसेंटाइल के बेसिस पे शॉर्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे, ये तो हमने 2 शिफ्ट उठाई है, हो सकता है अभी तीसरी शिफ्ट होगी, चौथी शिफ्ट होगी, 5वीं शिफ्ट होगी, छठी शिफ्ट होगी। इस तरीके से बेटा बहुत सारी शिफ्ट रहेंगी। छठी शिफ्ट होगी तो बहुत सारी शिफ्ट हो जाएंगी बेटा। तो क्या होगा, आप किसी एक ही शिफ्ट में बैठे हो, जैसे आपने इस वाले शिफ्ट में पेपर दिया तो आपको इसी वाले पेपर का स्कोर पता है। अब यहां इस वाली लाइन में ये ब्लैंक खाली रह गया, ये खाली, ये खाली, ये खाली और ये खाली, यानी कि खाली वाले ब्लैंक रह गए। अब हमें इन खाली वाले ब्लैंकों को भरना है फॉर्मूले से। कैसे भरेंगे, देखो ये भी सिखाता हूं मैं आपको। यहां पे ये कहना चाह रहा है कि जो परसेंटाइल बराबर है, जैसे ये सी और एफ है, इनकी परसेंटाइल बराबर है, और इसमें ये दोनों जो कैंडिडेट हैं इनके मार्क्स, रॉ मार्क्स पहले से भरे हुए हैं, तो इन्हीं को इनका रॉ मार्क्स माना जाएगा। इसके लिए हमें अलग से फिल करने की जरूरत नहीं है। फिल कैसे करेंगे, जो खाली है उन्हें, तो इनका मार्क्स एक्सी और इसका मार्क्स वाई एफ माना जाएगा, ठीक है। अब समझो बेटा ये किस तरीके से फिल होंगे। इनको फिल करने का जो तरीका है ना बेटा, वो ये कहता है, जैसे मुझे ये फिल करना है, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पे क्या है, ये जगह खाली है, यहां पे पहले से फिल है। आप क्या देखोगे कि परसेंटाइल के ऊपर आपने इसे पूरा बनाया हुआ है, आप ये देखोगे इससे पहले वाले की परसेंटाइल क्या है। जैसे यहां पर देखो ये कह रहा है आपसे, इसे देख रहे हैं, बता देता हूं मैं आपको। यहां पे जब आप इसे देखेंगे बेटा तो ये यहां पे आपसे कहेगा, देखो क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखो क्या कह रहा है, कैंडिडेट सी फ्रॉम द शिफ्ट S1 एंड कैंडिडेट F फ्रॉम द शिफ्ट S2 हैव द सेम परसेंटाइल, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों की परसेंटाइल क्या सेम है। Relevant entries under raw score S1 and raw score S2 are the actual raw marks XC and YF। ये इनके एक्चुअल raw marks है, इसमें कुछ भी अभी हमें अलग से फिल करने की जरूरत नहीं है। आगे कैंडिडेट A and B appearing the shift S1 have a blank entry, इनकी blank entry है, चाहे वो E हो चाहे वो A हो, A की यहां ब्लैंक एंट्री है, B की यहां ब्लैंक है, D की यहां ब्लैंक है, ठीक है। इनकी कुछ ब्लैंक एंट्री है वो शिफ्ट 1 वालों की और शिफ्ट 2 वालों की, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहा है बेटा कि जो ब्लैंक एंट्री है वो किस तरीके से भरी जाएंगी। हमने मान लिया कि इसकी ब्लैंक एंट्री में मान के चल रहे हैं कि एक्स आ रहा है। अब ये एक्स कैसे आएगा, हमें ये पता करना है। क्या पता करना है बेटा, एक्स ये कैसे आएगा। तो हम किस तरीके से काम करेंगे बेटा, इससे ऊपर कोई ना कोई रहा होगा भाई, इस कैंडिडेट से, ये तो हमने केवल 6 लिए, इससे ऊपर कोई ना कोई रहा होगा और इससे नीचे कोई ना कोई रहा होगा। हमने ई लिया बेटा, ठीक है, और हमें इसके इस ब्लैंक को फिल करना है। इसके ऊपर कोई रहा होगा, इसके नीचे कोई रहा होगा। हमने मान लिया कि जो इसके नीचे है उसका परसेंटाइल x1 है। ध्यान से सुनना बेटा, उसका जो परसेंटाइल है वो हमने ले लिया, x1 वैल्यू ऐसी है जिसका परसेंटाइल इससे कम वाले का है, यानी यहां वाले का, यहां वाले जो मार्क्स यहां से, और एक ये वैल्यू है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां कंसीडर करके आपको क्लियर हो जाएगा। लेट x1 डिनोट द फर्स्ट नॉन ब्लैंक एंट्री बिलो x and x1 is less than x, there is no other non blank entry in the column between x1 and x। ये कह रहा है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि जो x की एक ऐसी एंट्री है जो जस्ट बिलो है किसके, x के, इसके जस्ट नीचे है ये x1 है, इसके जस्ट ऊपर जो है x2 है। बेटा समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये हमें ब्लैंक स्पेस बनना था, ये इस तरीके से कि इसके जस्ट नीचे वाले को हमने क्या मान लिया, x1 मान लिया बेटा, और इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या मान लिया, x2 मान लिया। इसकी जो परसेंटाइल होगी इस वाले स्टूडेंट की, जो एंट्री पहले से अवेलेबल होगी, जिसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं नीचे और ऊपर वालों को, कोई ना कोई तो इसके नीचे और ऊपर रहे होंगे स्टूडेंट, उसकी परसेंटाइल हमने P1 मान ली और इसकी परसेंटाइल हमने क्या मान ली बेटा, P2 मान ली। जब हम ये सारी चीजें पता कर लेंगे, x1 नीचे वाला कैंडिडेट है, इसके जस्ट नीचे कोई ना कोई, यहां कौन है, A है, यहां A है, लेकिन जब बहुत सारे लाखों स्टूडेंट होंगे तो इसके नीचे जस्ट कोई ना कोई होगा, बहुत जो बिल्कुल जस्ट नीचे होगा, और इसके जस्ट ऊपर वाला, उनके मार्क्स हमने x1 x2 माने, परसेंटाइल P1 और P2 मानी बेटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि ये काम करने के बाद में जब हमने पता कर लिया, क्या क्या पता कर लिया बेटा, हमने ये पता कर लिया
कि x1 नीचे वाली वैल्यू थी, x2 ऊपर वाली थी, इसकी परसेंटाइल p1 थी, इसकी परसेंटाइल p2 थी। यहां से हम x का रिजल्ट निकालेंगे। x का रिजल्ट कैसे निकलेगा? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 माइनस x1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। तो P क्या है? उस व्यक्ति का जिसकी बात कर रहे हो उसका खुद का परसेंटाइल जो है वो P है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, इन सारी वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस प्रकार से आपने क्या किया, जो वो ब्लैंक था उसे भर दिया। जैसे यहां पर वो ब्लैंक भरा आपने ये वाला रिजल्ट लगा के, तो ये वाला ब्लैंक भर गया। ऐसे यहां पे लगाओगे वो वाला रिजल्ट, इसके जस्ट ऊपर नीचे वाली वैल्यूज लोगे, उनकी परसेंटाइल लोगे, इसका खुद का परसेंटाइल लोगे और इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये वाली वैल्यू फिल हो जाएगी। ऐसे करके आपने इस डेटा में जितनी जितनी शिफ्ट थी उनके करस्पॉन्डिंग, जैसे भाई ये वाली वैल्यू केवल भरी हुई थी, यहां भर दी। कोई और शिफ्ट है S3 तो उसकी वैल्यू भी यहां भर दी, S4 थी तो उसकी वैल्यू भी भर दी। इस तरीके से आपने वैल्यूज फिल कर दी। ठीक है, एक शिफ्ट में आप बैठे थे, बाकी शिफ्ट आपने निकाल ली, इस फॉर्मूले से निकल गई। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हो? इसके बाद आप बेटा क्या करोगे कि जितनी भी शिफ्ट आपने दी है, जितनी भी शिफ्ट दी है बेटा, जैसे ये वाली शिफ्ट में बैठे थे आप, आपने ये फॉर्मूले से निकाला कि यदि इस वाली शिफ्ट में होते तो आपके मार्क्स कितने होने चाहिए थे। ठीक है, आपने S3 शिफ्ट ले ली, यहां भी फॉर्मूला लगा के आपने इसके करस्पॉन्डिंग यहां मार्क्स लिख दिए। मैं केवल 4 शिफ्ट ले रहा हूं, चौथी भी ले ली, आपने फॉर्मूला लगा के यहां भी मार्क्स निकाल लिए। अब ऐसे मल्टीपल शिफ्ट है, आप क्या करोगे, जब इसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकालोगे तो वो दैट विल बी द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द वैल्यूज, ठीक है, ऑफ दिस रो। आप जब इसका नॉर्मलाइज मार्क्स निकालोगे कि इसके कितने मार्क्स हैं सच में, तो इसमें क्या करोगे, इसके एक्चुअल में मार्क्स क्या थे, ये हमने जो वैल्यूज निकाली है ये तीनों, इनको भी लिखेंगे और सबको जोड़ के डिवाइड बाई 4 कर देंगे। इसका मतलब औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। कुल कितने इस योगफल क्या आएगा, चारों को जोड़ देंगे और बटे कुल संख्या। इससे क्या आ जाएगा, इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। इसके लिए क्या करेंगे, इसकी जितनी भी शिफ्ट है टोटल, उनमें जो मार्क्स आए हैं हमने निकाले हैं रिजल्ट से। भाई ये केवल यहां बैठा था पेपर में, इसके मार्क्स हमें बताते, बाकी तो हम निकालेंगे ना, रिजल्ट में रख रखे हैं, तो वो सारे हम जोड़ेंगे और बटे में योगफल कितनी है, तो औसत जो आएगा दैट विल इंडिकेट द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। वो उस व्यक्ति का, उस स्टूडेंट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा बेटा। ठीक है, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्मूला, ठीक है, बट हमने फिर भी आपको पूरा पूरा क्लियर किया है। जैसे अब ये हमने यहां पर जो क्वेश्चन लिया, पूरा एग्जांपल लिया था बेटा, उस एग्जांपल में हमने 6 स्टूडेंट लिए थे। अब 6 स्टूडेंटों की 2 शिफ्ट ली थी, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। हालांकि शिफ्ट तो बहुत सारी होती है, तो यदि 2 ही शिफ्ट लोगे तो क्या होगा, ई वाला जो व्यक्ति था वो यहां पे बैठा था, ये उसका स्कोर था, हमने यहां रिजल्ट से ये स्कोर निकाला। अब 2 ही शिफ्ट है तो इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होगा, दिस प्लस दिस। अब 2 ही शिफ्ट है तो बटे में 2, 3 होती तो तीनों की वैल्यू निकाल जोड़ के बटे 3, 4 होती तो चारों जोड़ के बटे 4। ऐसे ही ये ए शिफ्ट 1 में था, इसका जो शिफ्ट 2 का स्कोर है वो हमने फॉर्मूले से निकाला, दोनों का योगफल बटे 2। यहां पे क्या बेटा, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से बराबर थे, पहले से बराबर है, दोनों जगह भरी हुई है उस परसेंटाइल में, क्योंकि दोनों की परसेंटाइल बराबर थी, तो दोनों को जोड़ के बटे 2। यहां पे बी में दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये बी यहां था शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 का स्कोर निकाला, दोनों को जोड़ के बटे 2। ऐसे ही डी को इस प्रकार से ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला जाएगा बेटा। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हालांकि आपको इसे थोड़ा बहुत नॉलेज रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज आपके हाथ में है नहीं, ये अल्टीमेटली वहां पे होनी है। ठीक है, और आप में से कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये जो अभी हमारे एग्जाम होंगे ये उनमें इंप्लीमेंट होगा कि नहीं। बेटा मैं आपको बता दूं, जो नोटिफिकेशन जितना मतलब हमें पता है उसके अकॉर्डिंगली जो नोटिफिकेशन जून से स्टार्ट होंगे उनमें ये प्रोसेस इंप्लीमेंट होगा। पूरे चांसेस हैं कि उनमें ये इंप्लीमेंट हो जाए। उससे पहले में ये डाउटफुल है, क्योंकि एसएससी उनसे पहले नोटिफिकेशन जो दे चुकी है वो उनसे पहले वाले फॉर्मूलों पे दिए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन आगामी परीक्षाओं में जो जून से स्टार्ट होंगी उनमें बेटा ये ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया है कि इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, इतने डिटेल प्रोसेस को आपको एंड टू एंड समझा पाऊं, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एसएससी से डेटा फैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होना, बेहतरीन सी तैयारी करो, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, कट ऑफ से काफी ऊपर मार्क्स लेके आओ। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।